कि किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। अस्तित्व में पहली बार मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी जो अभी तक किसी के पास नहीं थी। सभी ने केवल परमात्मा ने जो ऊर्जा दी है उसको बचाने के उपाय खोजे हैं जिससे मनुष्य के रोगों को ठीक किया जा सके। पहली बार एक ऐसी चीज मेरे हाथ लगी है जिससे ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। बचाने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़ाओ। एक डॉक्टर आपसे कहेगा कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है तो आपको आलू के पराठे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं आप आलू के पराठे खाते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं एक आईवीएस के मरीज को छोले भटूरे खिला के हम ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी हो जितनी आपने सुन रखी है, क्या बॉडी डिटॉक्स के आगे कुछ जानते हैं? तो राग बहुत प्रकार के होते हैं, हर ग्रह के हिसाब से राग होते हैं। ग्रहों के हिसाब से कौन सा ग्रह कौन सा राग कौन से ग्रह को शांत करेगा, उसको सही दिशा में ले जाएगा, ये राग होता है। जीवन की सभी बहुमूल्य चीजें आपको एफर्टलेस उपलब्ध होती हैं। अच्छा। सबके बीच राग हैं, सबके बीच ज्योतिष है, सबके बीच हाइड्रोजन है, योग निद्रा है, लेकिन इनके माध्यम से मैंने इलाज खोज लिया। इतनी बड़ी बात है योग निद्रा, सुनने में बहुत शब्द लगती है, योग निद्रा लेटो सो जाओ, ऐसा नहीं। अभी जो योग निद्रा की जाती है जिसपे साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत फायदेमंद है, अमेरिका की पूरी आर्मी इसको फॉलो करती है, ये बिल्कुल योग निद्रा का ए भी नहीं है जो उनको इतना फायदा कर रहा। अगर पूरे तरीके से योग निद्रा की जाए जिसकी मैं बात करता हूं, तो वो योग निद्रा अपने आप में पर्याप्त है आपके सभी तरीके के कष्ट दूर करने के लिए। तो यदि आपको लगता है कि किसी की दवा सही कारगर काम करती है तो आप दवा खा के ठीक होइए। मैं तो कह रहा हूं कि आप मेरे पास आइए। मैं तो एक बार भी स्टेटमेंट नहीं देता कि दुनिया के सभी लोग छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। मैं तो कहता हूं जब सब जगह से हार जाओ। प्रोसेस नेचर का है। हाँ। साइंस का काम है उस नेचर से वो चीज खोज के लाना। गलती हम ये करते हैं, हम नेचर को छोटा मानते हैं, साइंस को बड़ा मानते हैं। तो कहते हैं ये तो साइंस है। नहीं, दिस इज नेचर। वो नेचर है, साइंस ने उसको पहचाना है। कई बार हमारे घर में, नाते रिश्तेदारों में ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर ने कह दिया अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है, अब भगवान से आप प्रेयर करिए। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जहां पर मॉडर्न साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्राचीन काल से चिकित्सा व्यवस्था में कई सुधार आते गए। जैसा हम जानते हैं कि पहले आयुर्वेद के द्वारा प्राचीन ऋषि हमारा इलाज करते थे, उपचार करते थे, फिर मॉडर्न साइंस आई, होम्योपैथी आई, और ऐसी ना जाने कितनी विधियां अभी भी मौजूद हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में। खास इसलिए क्योंकि आपको पता है कि तिवारी जी पिछले कितने सालों से हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और जागरूकता लाने की दिशा में काम करते हुए मैंने अपना एनजीओ भी बनाया हुआ है जो कि हेल्थ के ऊपर ही काम करता है और जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इसी दिशा में मुझे पता चला कि सहारनपुर जिले के अंदर एक ऐसा वेलनेस सेंटर है जो ये दावा करता है कि किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। अब चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, या आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने के बाद भी किसी को संतान की प्राप्ति ना हो रही हो। हमारे साथ में हैं सखा वेलनेस सेंटर के प्रमुख, इन्हें सखाई मैं क्या बोलता हूं। सखा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद। आज ये ज्ञान क्या है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा तो आपकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं और आपका दावा है कि बहुत सी बीमारियां और बहुत से मरीज आपने ठीक करके। दावा शब्द मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट लग जाएगा हम लोगों पे। तो दावा शब्द अच्छा नहीं है।
ठीक है, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें सफलता मिल रही है आपको, बिल्कुल, ये आपका कहना है जी। तो ओवरऑल क्या है ये जादू, क्या है आपके पास, वो बताइए। देखिए, जैसे कि सामान्यतः लोग जो हैं वो अपनी बीमारी को लेके अपने शरीर को किसी एक हिस्से को वो फोकस करते हैं। मेडिकल साइंस के संबंध में आप बात जानते हैं कि वो रोगों को सिर्फ ऊपर से दबाने का काम करती है, उपचार का काम नहीं करती। ये मेडिकल साइंस खुद भी मानती है कि ऊपर के जो आए हैं हम उन रोगों को दबा देते हैं, सर दर्द हुआ दवाई देते हैं, दब जाता है। आयुर्वेद कहता है हम अंदर से निकालते हैं, आपके रोगों को ठीक करते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ, एक सन्यासी अपना जीवन मैंने जिया है, लेकिन जीवन के इस रंगमंच पे एक सन्यासी को भी जरूरत पड़ती है धन की और सब चीज़ों की। तो निश्चित ही मेरा जन्म एक बनिए परिवार में हुआ, तो दुकानदारी करने की कला तो मुझे आती थी हर चीज़ की, लेकिन सन्यासी जैसा दृष्टिकोण लेने के बाद उस बनियागिरी में मुझे कोई रस नहीं रहा। लेकिन वास्तविक ज़रूरतों के लिए कुछ करना था, तो अब ये बात थी कि कितनी ईमानदारी से मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। वहीं उसी तलाश में मैं हमेशा रहा कि मैं ईमानदार जीवन जी के अपना जीवन जीऊँ। थोड़ा सा बनिया हूँ, थोड़ा सा सन्यासी हूँ, और कहीं ना कहीं स्वाभिमान के रूप में क्षत्रिय भी हूँ। तो क्षत्रिय होने के नाते हाथ पसारना मुझे पसंद नहीं आता। अब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बो बड़ा खतरनाक हो गया था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचाना और मुझे पता लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं लोगों को हील कर सकता हूँ। काफ़ी समय से मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, इन सब चीज़ों पे काम किया, और मैं इसके लिए ऑनलाइन ही लोगों से फ़ोन पे बातचीत करके उनको ठीक करता था। इसको आप पार्ट ऑफ काउंसलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन असल में केवल काउंसलिंग अगर काम करती होती तो मुझसे भी अच्छे अच्छे काउंसलर बैठे हैं जो लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन काउंसलिंग सब काम नहीं करती। अगर आपके पैर में कांटा चुभा हो तो काउंसलिंग काम नहीं करेगी, उस कांटे को निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी कुछ इसी तरीके के लोगों के अवचेतन में जो कांटे होते थे उसको निकालने का काम करता था, और बहुत अच्छे ढंग से इसमें मैं सफल रहा। जिंदगी आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पे आ गई जहाँ पे मुझे लगा कि ये तो जो मेरी विद्या है ये मेरे साथ ही चली जाएगी। और अब क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा एक सखा परिवार भी है जिसमें बहुत से बच्चे अपने जीवन को समाज से हटा के मेरे साथ जीत रहे हैं, और उनके लिए मुझे एक भविष्य तैयार करना है, ये मेरी एक चिंता के रूप में बात थी। तो वहीं पे हम लोग कुछ करना चाहते थे और बात फिर आई कि क्यों ना हम हेल्थ सेक्टर में कुछ करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यही सोचा कि ये जो ऑर्गेनिक फूड और ये सब चीज़ें की जाएं, तो उस दिशा में हम काम करने लगे। लेकिन काम करते करते मेरी एक आदत है, और वो आदत शायद जो ज्योतिष में है वो समझ पाएंगे। मेरा शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है और अच्छा है, तो उसकी वजह से नेवर सेटिस्फाइड प्लानट, मतलब मैं हमेशा ही और खोजता रहूँगा, और मैं जितना खोज लूँगा मैं उससे संतुष्ट हो जाऊँगा, लेकिन फिर और खोजूँगा और ज़्यादा मुझे संतुष्टि चाहिए। उसी दिशा में मैं बढ़ते 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 आयुर्वेद से गुजरा और चीज़ों को देखा, समझा, जाना। कोरोना काल के दौरान बहुत सी चीज़ें जानी समझी, शरीर की बीमारियों को और गहराई से देखा। लेकिन मेरी एक अपनी फिलॉसफी रही है पिछले 28 साल के जीवन काल में। आपको बता रहा हूँ, आपके मंच पे बता रहा हूँ, बड़ा अद्भुत लगेगी वो बात। 28 साल से मैंने ना दवा खाई है, अच्छा, और ना ही ब्रश किया है। ब्रश नहीं किया आपने? ओह हाँ, बड़ा गंदा आदमी हूँ। लेकिन ये दोनों ही चीजें कहाँ से आई थी? तो एक सामान्य सा एक चर्चा के दौरान बात है। जैसे लोग पूछते हैं कि आप भोजन कब करते हैं, तो मेरा जवाब होता है भूख लगने पे। जब भूख लगी खा लिया। तो लोग पूछते हैं कि आप सोते कब हैं, जब नींद लगती है। वाह। तो मेरी ये लाइफ रही, मुझे तो जब जो लगता है वो मैं कर लेता हूँ। और एक बार किसी ने मुझसे कह दिया था, किसी डॉक्टर ने कह दिया था, कहने लगे शेर भी कोई दांत मांजता है। दिल को लग गई थी। हम शेर होना चाहते थे, दांत मान के ही छोड़ दिया उसको, सोचा इसी वजह से शेर हो जाए, तब से छोड़ दिया। लेकिन अभी मेरे मित्र हैं, बहुत से मित्र हैं, उसमें डेंटिस्ट भी हैं।
दांतों में निश्चित ही मेरे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे वो मित्र आज की तारीख में कहते हैं कि तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम्हारे दांत औरों की अपेक्षा में ज़्यादा अच्छे हैं। औरों के जो देखते हैं उससे तुम्हारे दांत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मैंने एक जीवन का बहुत साल पहले एक छोटा सा स्लोगन था जो मुझे पता चल गया था, और वो रियल फैक्ट है, और वो ये है, सिक्योरिटी बॉर्न इनसिक्योरिटी। अच्छा। सुरक्षा से असुरक्षा का जन्म होता है। और ये बात मुझे एक चोर ने बताई थी। उसने कहा था हम घर में ताले लगे देख के ये डिसाइड करते हैं कि किस घर में चोरी करनी है। कहाँ ज्यादा माल है, ताले की क्वालिटी। तो वहां से मुझे ये चीज पता लगी कि सिक्योरिटी बॉर्न इनसिक्योरिटी। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ मेरे जानकार लोग योगी थे, योग करते थे, ध्यान करते थे, बहुत अच्छी विधियों को करते थे, और जब मैं उनसे पूछता था आप योग क्यों करते हैं, तो उनका होता था कि मेरे हार्ट अच्छा रहे इसलिए हम योग करते हैं। और गजब की बात ये रही कि एक समय बाद उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई। क्यों? तो इसकी एक साइकोलॉजी है। देखिए, मैं आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, अगर उसके उत्तर तक आना हो तो इन बातों को सबको समझना जरूरी, इसीलिए मैं क्रमबद्ध वो बातें कर रहा हूँ जी। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके अंदर इम्यूनिटी रहती है, इम्यूनिटी ऐसी ही है जैसे सैनिक आपके शरीर में, जो आपके शरीर में आने वाले रोगों से लड़ते हैं, वो सैनिक हैं। लेकिन आप एक ऐसी छावनी की कल्पना करें जहां पे सैनिक रहते हैं और बिना बात का हूटर बजा दिया जाता है बीच बीच में कि उठो युद्ध हो गया, उठो उठो लड़ाई छिड़ गई। और वो सैनिक रोज बेचारे थके यार बैठे हैं, वो भाग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ है पाकिस्तानी किधर आ गए, और उन्हें कोई दिखाई ना दे। तो धीरे धीरे उन सैनिकों की क्षमता इसी सोच में खराब हो जाएगी, इसी भय में खराब होगी कि न जाने किस वक्त अलार्म बज जाएगा। क्या वो ऐसी स्थिति में कोई सैनिक ताकतवर होगा या कमजोर होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कमजोर होगा, निश्चित कमजोर होगा, भ्रमित होगा। तो यदि हम अपने माइंड से अपने ही शरीर को ये आदेश दिलवाएं कि कल को हमारा फेफड़ा ना खराब हो जाए, हमारा हार्ट ना खराब हो जाए, इसके लिए हम अभी से काम करें, तो क्या हम अपने सैनिकों को डरा नहीं रहे हैं? जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या डरा नहीं रहे हैं? निश्चित ही हम उनको डरा रहे हैं, और जिसको हम डरा रहे हैं उससे हम ताकतवर होने की उम्मीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी बॉर्न इनसिक्योरिटी, ये सूत्र शरीर पे भी लागू होता है। मैंने ये देखा जीवन में, बहुत लोगों के अंदर देखा। जीवन का सकारात्मक पहलू सन्यासी होने के नाते जो मैंने पकड़ा वो ये है, पहले अटैक होता है, देन आफ्टर डिफेंस होना चाहिए। यदि पहले आप डिफेंस कर लेंगे तो उसी डिफेंस से एक अटैक आपके ऊपर हो जाएगा। इसको ऐसा समझें कि जब आप भूख लगने पे भोजन खाते हैं तो आपके पेट में ऐसे एंजाइम्स बन गए होते हैं जो उस भोजन को पचा लेते हैं। लेकिन आप भूख लगने से पहले ही अगर शरीर को भोजन देंगे तो वही भोजन एक दिन आपके लिए बीमारियों के कारण बन जाएगा। क्लियर? नॉर्मली तो हम लोग के टाइमिंग फिक्स है कि हाँ 2 बजे लंच है, 9 बजे ब्रेकफास्ट है। यही गलत है। मेरा अपना मानना है कि पहले के समय में लोगों को जब भूख लगती थी तो कहते थे अम्मा भूख लग रही है, कुछ खान को दे दो। तो अम्मा उस समय जाके चूल्हा जलाना शुरू करती थी, और लगभग उस पूरी प्रक्रिया में कि भोजन पहुंचने में 30 से 40 मिनट का समय लगता था। लेकिन गुरुजी और पीछे जाएं, अगर हम वेद काल में जाते हैं तो सभी लोग तो यही कहते हैं कि यम नियम संयम। अब यहाँ 2 बातें हैं। अब आप अध्यात्म में चले गए, अभी आप शरीर से अध्यात्म में चले गए। यम नियम, जो व्यक्ति स्वयं की चित्त की अवस्था के तहत अपने नियम बनाता है वो योगी होता है। धर्म की 3 अवधारणाएं हैं, पहला योग, दूसरा तंत्र, तीसरा भक्ति। योग कहता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के नियम निर्धारित करेगा और उन नियमों का पूर्ण पालन करेगा, वो आनंदित रहेगा, उसकी आत्मा जागृत रहेगी। नियम का पालन करना। और एक व्यक्ति तंत्र है, तंत्र कहता है कि मुझे नहीं पता कि नियम कौन से बनाने हैं, तो मैं शरीर की सुन लेता हूं। भूख लगती है खाना खा लेता हूं, नींद लगती सो जाता हूं, तो मेरे पास नियम की समझ नहीं है, मेरे पास शरीर की समझ है। फिर तीसरा है भक्त, जो कहता है
मुझे पता नहीं नियम कौन से बनाऊं, ना ही मुझे ये पता है कि भूख लग रही है ये मन की बात है कि शरीर की बात है। तो वो कहता है हम तो एक गुरु बना लेंगे, वो गुरु जी जो भी कह देगा मान लेंगे, वो भक्त है। अब यहां पे आपकी बात कहता हूं, जो योगी नियम बना के करते थे उनमें और जो व्यक्ति भय से ग्रसित होकर नियम बनाते हैं उनमें अंतर है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो अपने नियम बनाते थे आत्मा की उन्नति के लिए, और आज जो व्यक्ति योग कर रहे हैं वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। अंतर है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाना, योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ जाना। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के समय में वो योग हो रहा है जिसकी बात होती? और फिर योग की पराकाष्ठा क्या है? अगर वो बात करूंगा तो फिर तो और योग छिड़ जाने वाला है। योग की पराकाष्ठा है जब योगी नटराज हो जाता है, जब वो नृत्य करने लगता है, वो पराकाष्ठा है। योग की पराकाष्ठा नृत्य है। नृत्य की पराकाष्ठा मौन है। एक मीरा जब बहुत दिन नाच लेती है तो मौन हो जाती है कृष्ण के चरणों में जाके। तो ये सर्किल पूरा होगा। गहरे में एक योगी तांत्रिक भी होता है और एक तांत्रिक भक्त भी होता है, लेकिन अंतर है जब योग संपूर्ण हो जाता है तो उसके अंदर से जो नियम बहते हैं वो उसके अंदर से आए होते हैं, ऊपर से थोपे नहीं गए होते हैं। एक योगी को जब नियम की बात आती है तो वो किताबों में पढ़ के अनुशासन करेगा, ऐसा नहीं है। योगी स्वयं में तय करेगा कि उसे क्या करना है। स्वयं में जो तय करेगा यानी कि तंत्र की उसे नॉलेज है। और जब किसी व्यक्ति को तंत्र की नॉलेज हो जाती है तो क्या मौन बैठना और क्या नृत्य करना, वो जीवन के साथ आनंदित हो जाता है। लेकिन तब उसका कोई गुरु नहीं होता, वो अस्तित्व को गुरु मानता है। कबीर अस्तित्व को गुरु मानते हैं, नानक अस्तित्व को गुरु मानते हैं। वो जिसकी सेवा की बात करते हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा की सेवा की बात है। तो चलिए वापस कहीं और भटक जाएंगे। हाँ, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं अभी गुरुजी क्या बताएंगे, कैसे इलाज, ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि हमें अपनी इम्यूनिटी और ये सब नहीं करना है, तो अब मैं आपको एक जीवन में और राज की बात खोलना चाहता हूं। और अगर आप वो समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। एक जीवन में मात्र हमारे ऊर्जा है जिसको हम जीवन ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम लेके पैदा होते हैं। जिस दिन वो आपके शरीर में बिल्कुल नहीं बसती है, आप मृत हो जाते हैं। उसके बाद तमाम रोग उस पर फूट पड़ेंगे और शरीर जो है 48 घंटे के अंदर सड़ने लग जाएगा, क्योंकि अब उसमें प्राण नहीं बचे। वो प्राण का मतलब वो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो परिपूर्ण स्वस्थ होता है, क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा होती है। ये बात अलग है कि अब कुछ लोग कहेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ये वो, लेकिन शारीरिक रूप से प्राण ऊर्जा, एक जो सामान्य बच्चा है, हम सामान्य से चलेंगे तो एक सामान्य बच्चा प्राण ऊर्जा लेके पैदा होता है। और इसीलिए एक बच्चा दिन भर आप उसको दौड़ाओ घुमाओ, वो जितना कर सकता है आप सामान्य व्यक्ति उतने नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के पास ऊर्जा के खर्चे बहुत जगह हो गए। यही बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके कंधे पे एक बस्ता होगा। जो बच्चा कल तक थकता नहीं था, जिस दिन उसे पहली बार स्कूल भेजा जाता है वो थका हुआ घर लौटता है, क्योंकि कंधे पे बस्ता आ गया। एनर्जी का डिवाइडेशन हो गया, एनर्जी का डिवाइडेशन हो गया। अभी और आगे बढ़ेगा, अभी उसे होमवर्क मिलेगा, आगे चल के एक्सपेक्टेशंस मिलेंगी। कल को यही बच्चा मार्केट में जाके चीज़ों के लिए पागल होगा, उनको समय देगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में समय देगा। इसकी जीवन ऊर्जा कई तरीके से फटने लगेगी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, जीवन ऊर्जा को अगर 100 रुपये मान लो, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 100 रुपये खर्चे के लिए होते हैं, फिर उसकी बढ़ जाती है, स्कूल में 25 रुपये चले गए, फिर और आगे गया 10-20 बढ़ गए, और एक उम्र आते आते आज के मनुष्य की ये हालत है कि 100 रुपये उसके पास दिन भर की कमाई है, वो खर्चा है 110 रुपया। जब आपके खर्चे और आपकी ऊर्जा समान हो जाती है तब एक घटना घटती है। तब अचानक किसी दिन आपके शरीर पे कोई वायरस अटैक करता है तो आपका शरीर उसका डिफेंस नहीं कर पाता, क्योंकि ऊर्जा तो और कामों में लगी है। जो ऊर्जा उससे लड़नी चाहिए थी वो और कामों में लगी हुई है, इसीलिए बीमार पड़ जाता है। और जब वो बीमार पड़ता है और उसका इलाज नहीं कर पाता तो वो एक वैद्य, एक डॉक्टर, एक हकीम के पास जाता है।
वैद्य दवाई अलग दे सकता है, हकीम दवाई अलग दे सकता है, डॉक्टर दवाई अलग दे सकता है, लेकिन तीनों जगह दो बातें कॉमन रूप से आपसे कही जाएंगी। भोजन हल्का, सेल्फ डाइजेस्ट वाला, फ्रूट व्रूट ले लो और रेस्ट करो। क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ऊर्जा का व्यय जो है भोजन पचाने में होता है। इसीलिए भोजन खाने के बाद गरिष्ठ भोजन खाओ तो नींद आती है, क्योंकि शरीर को अब चाहिए कि बाकी काम छोड़ दो तो हम अपनी ऊर्जा से इसको पचाएं, नहीं तो भारी हो जाएगा। और जो लोग गरिष्ठ भोजन करने के बाद आराम नहीं करते हैं, उनके पेट में वो बैठा रहता है, वो उनकी नई बीमारियों का कारण बनता है, क्योंकि वो हजम नहीं हो पाया। तो असली खेल कहां पे है? असली खेल है ऊर्जा का, ऊर्जा को बचाने का। अब इसी को कई गुरु अपने प्रचारित करते हैं कि हम ध्यान कराते हैं, हम योग कराते हैं। असल में ध्यान और योग भी ऊर्जा को संग्रहित करने का, बचाने का एक तरीका है। तो इसीलिए एक व्यक्ति, एक यौगिक व्यक्ति, एक ध्यानी व्यक्ति अपनी जो ऊर्जा को बचा लेता है, वो शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत और लोगों से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो ऊर्जा को बचा रहा है। वही ऊर्जा उसके रोगों से लड़ने में काम आती है। ये खेल मैंने बहुत पहले समझ लिया था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि इसका उपाय क्या करूं। तो निश्चित ही अपने जीवन में मैं भी ऊर्जा बचाने पे ही काम करता था, मेडिटेशन और चीजें। और कहा जाता है सबसे बेहतर परमात्मा ने ऊर्जा बचाने के लिए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो 24 घंटे भी अगर जागता रहे तो वो काम ही करता रहेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करेगा। तो परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया, स्लीप, सो जाओ। सुबह आप अगर अच्छी लेके उठते हो तो आप ऊर्जा लेके उठते हो, फिर से ऊर्जा जवान होती है लड़ने के लिए, रिफ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाता है। तो गुरुजी, अगर मैं कहूँ कि आप जो अभी तक बता रहे हैं, आपका कहना है कि हर बीमारी का इलाज आपके पास है। मैं वही जो कहने जा रहा था, आगे स्टेप में वो है। अच्छा, अभी तक के तो स्टेप में मैंने ये बताया कि आपकी बीमारियों को ठीक कौन करता है। दवाई ठीक नहीं करती है अगर आप काम करते रहें, गरिष्ठ भोजन लेते रहें, आप बीमारी से ठीक होकर दिखा दीजिए। गरिष्ठ भोजन लेते रहें, आप किसी भी बीमारी से ठीक होकर दिखा दी। इसलिए हल्की बीमारी की बात कहा जाता है। इसीलिए डाइटिशियन आजकल के बहुत लाइट में फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, यानी कि वो आपकी पूरी ऊर्जा बचवा दे रहे हैं। लेकिन अस्तित्व में पहली बार मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी जो अभी तक किसी के पास नहीं थी। सभी ने केवल परमात्मा ने जो ऊर्जा दी है उसको बचाने के उपाय खोजे हैं, जिससे मनुष्य के रोगों को ठीक किया जा सके। पहली बार एक ऐसी चीज मेरे हाथ लगी है जिससे ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता। बचाने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़ाओ। और यही रीजन है कि सामान्यतः एक डॉक्टर आपसे कहेगा कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है तो आपको आलू के पराठे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं आप आलू के पराठे खाते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं एक आईबीएस के मरीज को छोले भटूरे खिला के हम ठीक कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके की रोकथाम नहीं करते। हाँ, कभी कभी कोई बहुत फास्ट ट्रीटमेंट चाहता हो तो उसे कुछ एडवाइस दे देते हैं साइड में। डायबिटीज वाले को आप शुगर खिला देंगे, मिठाई खिला देंगे। बिल्कुल, खाई है लोगों ने। और पहली बात तो मैं ना डायबिटीज को रोग मानता हूं, ना मैं आदमी को खंड खंड करके उसका हार्ट, मस्तिष्क, ये सब नहीं देखता। मैं संपूर्ण ऊर्जा देखता हूं, और उस संपूर्ण ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए उसके कुछ सूत्र हैं। और उसके सूत्रों में मैंने 4 चीजों को इस अस्तित्व से लिया है, और चारों साइंटिफिक हैं। सबसे पहला, जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज लेते हैं, तो डॉक्टर आपका पहले चेकअप करवाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तभी देखता है ना क्या है। तो हम लोग चेकअप के लिए जो इंसान का करते हैं, हम लोग ज्योतिष एनालिसिस करते हैं। निश्चित ही हमारे पास और भी तरीके हैं जो लोगों की बीमारियां उस संबंध में जानना, लेकिन मेन हम जानते हैं कि ये बीमारी हुई है तो कौन सी ग्रह इसके डिस्टर्ब हैं। और ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति को पहली बार में समझने के लिए आपका ज्योतिष सर्वाधिक अच्छा उपाय है। बहुत से लोगों पे ये प्रयोग किया गया कि ज्योतिष की निकाली गई बात 49% लोगों में बिल्कुल फिट बैठी। और ये भी पाया गया कि कम उम्र के बच्चों में ये गणना इतनी फिट नहीं बैठती जितनी ज्यादा उम्र के लोगों में फिट बैठती है। उसका रीजन नहीं उम्र से है, उसका ये है कि बड़े लोगों के पास अनुभव ज्यादा होता है, तो उनकी थोड़ी सी एनालिसिस करके जो निकलता है वो समझ पाते हैं। क्योंकि ये एक
कोडिंग है जिसको मनुष्य की भाषा में बदलना पड़ता है। तो ज्योतिष को ग्रहों की गणना करने के बाद उसको मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य की भाषा में तब्दील करना पड़ता है। तो वो समझने की कला हर एक के पास नहीं होती, इसीलिए जवान अक्सर ज्योतिष के खिलाफ देखे जाते हैं और बूढ़े अक्सर ज्योतिष के पक्ष में। ये बहुत गहरा विज्ञान है और ये प्रूव्ड है। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जिन 4 चीजों की बात बताऊंगा और चारों चीजों के बारे में जो बताऊंगा वो प्रूव्ड है साइंटिफिकली, क्योंकि एक क्वेश्चन उठता है आपकी थेरेपी साइंटिफिकली प्रूफ है कि नहीं। तो मैं चारों चीजों को साइंटिफिकली प्रूव के नीचे आपको दे दूंगा प्रमाण के साथ, वेबसाइटों के नाम और वो सब, जहां जाके वो देख सकते हैं कि उसमें वो बातें लिखी हैं जो मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों का एनालिसिस करता हूं, जिसको मैं करता हूं ज्योतिष के माध्यम से। निश्चित ही हमारा एक फॉर्म डिजाइन है जिसे लोग भरते हैं और हम उसको पढ़ सकते हैं, और वो घर बैठे लोग भर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज के ऑनलाइन आ जाता है। दूसरी चीज का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन का? यस। अच्छा। ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति ग्रह सबसे ताकतवर और बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ही वो है जो ज्ञान का है। और वास्तव में भी बृहस्पति ग्रह जो है वो एक ऐसा है कि जिस पे कदम नहीं रख सकते, गैस का गोला है। ज्ञान पे कदम नहीं रखा जा सकता है, ज्ञान मेटालिजिस्टिक नहीं है। तो बृहस्पति ऊर्जा की हमें जरूरत थी, तो बृहस्पति ऊर्जा के लिए हमने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बृहस्पति ग्रह पे पूर्ण हाइड्रोजन ही पाया जाता है, 99% हाइड्रोजन ही है वहां पे। ये भी वैज्ञानिक सत्य है। और हाइड्रोजन एक ऐसा यूनिवर्स में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्रथम है, यानी कि इस ब्रह्मांड की संरचना के वक्त सबसे पहले जो गैस रूप में मैटर आया वो हाइड्रोजन था। प्रथम सेल, पूरे यूनिवर्स का प्रथम सेल। और दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। यहां रखे कमरे में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। और इसी चीज को आइंस्टीन ने पकड़ा था कि अगर किसी भी चीज को एक सही गति में ले जाके विस्फोट कराया जा सके तो वही परमाणु बम है। परम अणु को जाके विस्फोट में तब्दील करना, परमाणु। तो हाइड्रोजन के बारे में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि सनातन समय से बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी, लेकिन विज्ञान का धन्यवाद सिर्फ इस मामले में है कि जो एक ऋषि ने खोजा उसे विज्ञान 1000 सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध करा पाता है। जैसे संजय को हम टीवी और दूरदर्शन का सैटेलाइट मान सकते हैं, महाभारत काल का संजय जो कि बैठ के कमरे में वो बताया करता था जी। लेकिन वो संजय हर एक को उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन आज टीवी सबको उपलब्ध है। तो ये धन्यवाद देंगे हम विज्ञान को यहाँ पे धन्यवाद देंगे। हमारे लिए कोई विज्ञान हमारा ही भाई है, कोई मुझसे लड़ते नहीं है। तो वहां पे हम उसको ये कहते हैं कि उन्होंने किया। तो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने एक काम किया। ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा आकर्षण जंगल, और उससे ज्यादा जितने महान ऋषि हुए उनका आकर्षण पहाड़ थे। ये नोटिस किया आपने? बिल्कुल। कि जितने महान ऋषि होंगे उतने ज्यादा जाके ऊंचाई पे बैठ जाते थे। और हमारे शंकर तो ऐसी ऊंचाई पे बैठ गए कि जहां पे कोई चढ़ ही नहीं पाया आज तक। आज भी जाना मुश्किल है। आज भी जाना मुश्किल है। हवाई जहाज वहां जाके डोले मारने लग जाते हैं जी, शंकर वहां बैठे जाके। तो एक सवाल उठता है कि क्यों वहां बैठे, और वहां बैठ के कोई ओम ओम कर रहा, कोई और मतलब मंत्र पढ़ रहा, कोई 4 बजे सुबह मंत्र पढ़ रहा, कोई दोपहर में मंत्र पढ़ रहा, कोई रात्रि की साधना कर रहा। ये भी क्या है, कोई एक मंत्र तो है नहीं जो सब पढ़ रहे हैं, सब डिफरेंट पढ़ रहे हैं। कॉमन फैक्टर है कि वो पहाड़ पे जाके पढ़ रहे हैं। तो पहाड़ पे ऐसा क्या है जो आपको पहाड़ पे आकर्षित करता है? तो चलिए आज मैं एक राज खोलता हूं। आप पहाड़ पे गए हैं जी, दर्शक देख रहे हैं, बहुत लोग पहाड़ पे गए होंगे। पहाड़ पे जब आप जाते हैं, काफी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो आपको सरदर्द होना, जी मिचलाना, वॉमिट आना, ये सब चीजें होती होती। काफी लोग सोचते हैं घुमावदार रास्ते हैं इसके लिए हो गया। नहीं, असल में आपकी बॉडी में, अगर आप आयुर्वेद में जाएं
तो आपकी बॉडी में जब डिटॉक्स कराया जाता है तो इन्हीं चीजों से आप गुजरते हैं, वॉमिट, चक्कर आना, हाँ, और ये सब चीजें होती हैं। एनीमा भी देते हैं उसमें, एनीमा देते हैं, वो detox फास्ट उसके लिए। के लिए। जी। तो डिटॉक्स के लिए अगर प्राकृतिक रूप से सबसे अच्छी चीज की बात की जाए तो वो क्या है? एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर प्राकृतिक रूप से एक ऐसी चीज है जिससे आदमी की बॉडी को डिटॉक्स कराया जा सकता है। जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो एक खास ऊंचाई के बाद वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और पीएच लेवल, आप जो नहीं जानते उस शब्द के संबंध में बता दूं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये है पीएच। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन आपको अधिक मात्रा में मिलने लग जाती है तो आपका शरीर बहुत तेजी के साथ डिटॉक्स होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द, घबराहट, ये सब चीजें होती हैं। ये डिटॉक्सिएशन की प्रक्रिया है कि पहाड़ों पे जाके लोगों को ये होता है। और जब बरसात होती है तो पहाड़ों का वही, जो कि एक खास ऊंचाई पे हाइड्रोजन है, वो बादलों में पानी के साथ नीचे गिरती है, इसलिए खेत की फसलें लहलहा जाती हैं, इसीलिए बरसात में सब हरा हरा बनता है, क्योंकि कारण ये है कि एक हाइड्रोजन वाटर जो है पेड़ों को मिल रहा है, हाइड्रोजन वाटर। तो हाइड्रोजन के संबंध में बहुत सारी खोजें हुई और हम धन्यवाद देंगे जापान के उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने वो मशीन बनाई जिससे हम पानी को तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, वो हमारे शरीर में जाके सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को डिटॉक्सिएशन के लिए सपोर्ट कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को आंख बंद करके। साइंटिफिक खोज है, इसमें मैं कह रहा हूं आप हाइड्रोजन लीजिए, डिटॉक्स तो आपकी बॉडी हो जाएगी। लेकिन जापान में डिटॉक्सिएशन हर घर में मशीन पाई जाती है, लेकिन उसके बाद वहां पे अस्पताल हैं, वहां पे और भी लोगों को बीमारी हो रही। तो मेरा चिंतन ये था कि डिटॉक्सिएशन से ही सब कुछ नहीं होगा, कुछ और चीजें खोजनी पड़ेंगी जिससे ठीक होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेडिकल फील्ड में बहुत सालों से हैं, मुझसे भी ज्यादा अनुभवी मैं कहूंगा आपको, आप बताइए, एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी हो, जितनी आपने सुन रखी हैं, क्या बॉडी डिटॉक्स के आगे कुछ जानते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, अगर वायरस आ गया तो हम एंटीबैक्टीरियल देते हैं, एंटीवायरल देते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन उस मायने में हम कर सकते हैं कि जो रोग आ गए उनको डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्स ही करते हैं और या तो मैनेज करते हैं भाई, अगर आपका एक सर्टेन लेवल के ऊपर डायबिटीज गया तो फिर हम उसको मॉडर्न साइंस में तो मैनेज करते हैं। मैनेज करना, डिटॉक्सिएशन ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे पहले बॉडी डिटॉक्स की तरफ काम करते हैं। इसीलिए आज आप मेडिकल साइंस में जाएं, सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक आपके डिटॉक्सिएशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। आप आयुर्वेद के पास जाएं, वो आपको वो सब चीजें बताएंगे जिससे आपकी बॉडी जल्द से जल्द डिटॉक्स हो, जिसमें गंदगी निकलना शुरू हो। तो डिटॉक्सिएशन के लिए तो मैंने आपको बताया सबसे अच्छी चीज आज की तारीख में हाइड्रोजन की आप मशीन लेके उसका उपयोग कर सकते हैं डिटॉक्सिएशन के लिए। लेकिन एक जगह जाके पूरा जापान हैरान होता है, ये किताब रखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है, ठीक है जी। इस किताब को आप सब लोग खरीद सकते हैं, और जो खरीद ना पाए वो अगर चाहें तो आप अगर परमिशन देंगे तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग इस किताब को डाउनलोड करके पढ़िए। अगर इंग्लिश में है, अगर मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें हिंदी आती है तो वो उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज के दौर में बहुत आसान है। इसमें एक वैज्ञानिक ने बहुत सालों तक हाइड्रोजन पे खोज की कि हाइड्रोजन बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का पहला सेल है। आप समझो कि बच्चों के हाथ में एक ऐसी मिट्टी आ जाए कि वो एक, याद होगा आपको, मैं मजाक की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, लोग ये वो आता था पहले कि चिड़िया बनवाए लो, तोता बनवाए लो, आदमी बनवाए लो, औरत बनवाए लो। उसके पास एक वो होती थी लिट्टी टाइप की, वो उसी से सब बना देता था। जो लोग थोड़े से
मेरी तरह बुजुर्ग हैं वो समझ पाएंगे कि मैं किन दिनों की बात कर रहा हूं। यानी कि एक ही मिट्टी है, उससे जो चाहे बना लो। हाइड्रोजन ने ही सब बनाया, हाइड्रोजन ने ही ये मूर्ति बनाई, हाइड्रोजन ने ही हमें आपको बनाया, हाइड्रोजन से ही कुर्सी बनी, हाइड्रोजन से ही एक दिन जो है डायनासोर भी बन गए थे। तो निश्चित ही हाइड्रोजन से बीमारी भी बनी हुई है, निश्चित ही बिल्कुल बीमारी भी हाइड्रोजन से बनी हुई है। तो हाइड्रोजन से बीमारी कैसे बन गई, वो एक पूरी साइंस है। हाइड्रोजन से कैसे इलाज बना, वो भी एक साइंस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी के अगर अब यहां पे ज्योतिष की थोड़ी सी बात है, आपको समझनी पड़ेगी, जो लोग समझ पाए कि साइंस कहां से डेवलप हुई। क्योंकि मैं इतने खुल के बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो लोग बहुत अच्छे से समझ सके वो इस साइंस को और खोज करें। देखिए, सामान्य अर्थों में कोई भी मेडिकल साइंस का आदमी मुझे एक गाली देके चुप करा सकता है कि अल्टरनेटिव थेरेपी में आता है, इसे चुप कराओ, इसे भी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं उससे कहूंगा यदि आप साइंटिस्ट हैं तो मेरी बात पे आपको खोज करनी चाहिए, मुझे इनकार करने की बजाय। बिल्कुल। और मैं खोज करने के बेसिक रूल्स बता रहा हूं, आप खोज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एनर्जी का रूल कहता है कि 7वां घर ज्योतिष में पार्टनर का होता है। 7वें ग्रह में किसी में पार्टनर का होता है। यदि मंगल बैठ जाए तो उसकी जिंदगी में पार्टनर के साथ उसका जीवन खराब हो सकता है। 7वां घर पार्टनर का है। पार्टनर का मतलब 7वां घर, और 7वां घर शुक्र का बहुत अच्छा है। अगर किसी का शुक्र हो तो उसकी जिंदगी में बड़े मजे हैं, क्योंकि शुक्र पार्टनर के साथ आनंद लेता है। शुक्र प्रेम है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र रिलेशनशिप है, ये शुक्र है। लेकिन वहां पे मंगल क्यों नुकसान कर रहा है? क्योंकि मंगल जो है हनुमान है। हनुमान रिलेशनशिप में कोई संबंध नहीं रखते, उन्हें किसी प्रकार का, वो तो अपना ब्रह्मचर्य को उपलब्ध व्यक्ति। तो यदि एक बेडरूम में सुहागरात मनाई जाने वाली हो और वहां हनुमान जी को बैठाल दो, तो ना तो हनुमान खुश होंगे ना वो सुहागरात मनाने वाला। एनर्जी डिस्टर्ब हो गई ना। तो इसलिए क्या किया जाएगा? हनुमान जी को एक ऐसा रूम दो जहां राम की मूर्ति लगी हो, वो अपनी वहां साधना कर सकें, और शुक्र को वो रूम दो जिसमें हनुमान जी ना हो, फिर ठीक हो जाता है। तो ज्योतिष कहता है कि एनर्जी अगर गलत तरीके से जुड़ जाएगी तो नुकसान बन जाएगी। वही हाइड्रोजन एक ही ऊर्जा है, वो जब गलत तरीके की ऊर्जाओं के साथ टच बना लेती है तो बीमारी बन जाती है, और वही जब सही तरीके की ऊर्जाओं के साथ संबंध बन जाता है तो वो इलाज बन जाती है। अभी मैंने पढ़ा था किसी दिन की एक कंपनी आई है, उसने कहा है कि तंबाकू से खोज लिया है कैंसर का इलाज। मैंने कहा गजब, तंबाकू से होता है कैंसर, ये किसी ने कहा था। तंबाकू से खोज लिया है कैंसर का इलाज। अच्छा। तो मैंने इस पे एक बात लिखी। हाँ। मैंने कहा कि समस्या और समाधान एक ही साथ पैदा होते हैं, फिर ये बिछड़ जाते हैं और बहुत दुखी रहती है समस्या, लेकिन फिर किसी दिन ये मिलते हैं तो समस्या मर जाती है। पैदा एक साथ होते हैं, बिछड़ के जीते हैं, मिलने पे फिर मर जाते हैं। तो सच बात तो यह है कि दुनिया गोल है, समस्या और समाधान एक ही जगह से पैदा होते हैं, और वो एक ही जगह इस पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब तय करना रास्ता निकलता है, अगर गलत तरीके की ऊर्जाओं की तरफ भागेगा तो वो एक समस्या की तरफ जन्म लेगा, सही ऊर्जा की तरफ भागेगा, समाधान की तरफ। इसको ऐसा समझ लीजिए कि बृहस्पति जो हैं वो ये ऊर्जा हैं। यदि बृहस्पति का ज्ञान राजा को मिल जाए, सूर्य को मिल जाए, तो वो राज्य को अच्छे ढंग से चला के आनंद बांट सकता है। लेकिन बृहस्पति अपना ज्ञान शनि को देने जाएंगे और शनि सही से लेंगे नहीं तो एक समस्या का कारण बन जाएंगे। शनि बुरे नहीं हैं, लेकिन बृहस्पति की ऊर्जा वो उनके साथ काम नहीं करेगी। तो टेक्निकली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कहाँ पे समस्या और समाधानों को हमने पकड़ना शुरू किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ और रूप दिया जाए। तो इसी किताब को पढ़ते हुए आपको एक चीज पता लगेगी, जिसमें वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आई एम सरप्राइज्ड कि ये ऊर्जा कुछ अद्भुत ढंग का काम करती है। और उन्होंने तब कहा हाइड्रोजन इज गॉड। अच्छा, हाइड्रोजन भगवान है, लेकिन अभी हम इसको कंट्रोल करने का तरीका नहीं जानते कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। कभी तो ये ठीक कर देती है रोगी को, और कभी ये ठीक नहीं करती।
उन्होंने बहुत रोगों पे काम किया, किसी को वो ठीक कर रही थी और किसी को नहीं कर रही थी। वो बड़े परेशान होते थे कि यार मैंने तो ठीक किया है, इसी चीज से, इसी थेरेपी से इतनी इतनी इस आदमी को दो और ठीक कर दिया, और बिल्कुल वही चीज दूसरे को दी, वो ठीक नहीं हुआ। तो ये मूडी है। और मैं आपसे कहूं, गुरु मूडी होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। गुरुओं को आशीर्वाद किस पे बरसता है? जो फिट बैठे। गुरुओं का आशीर्वाद उस पे बदलता है जो गुरु के प्रति समर्पण जानते हैं। और इसीलिए चाहे मेरी पैथी हो, चाहे आपकी पैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, सभी ने स्टार्ट में लिखा है यदि आप विश्वास कर सकते हैं तभी ये पैथी आपके काम की है, यदि आप विश्वास नहीं कर सकते तो नहीं है। इसीलिए हम भी अपनी पैथी में एक बात जोड़ते हैं, पहले विश्वास करो और उसके लिए आप क्वेश्चन करो, जितने चाहे क्वेश्चन करो, हम उसका आंसर देंगे। जब आप समर्पित हो तो लो। और बृहस्पति सबसे ज्यादा उस पर काम करता है जो समय का पाबंद होता है, जैसे कि सूर्य। सूर्य के गुरु हैं बृहस्पति, सूर्य ने ही नियुक्त किए, और सूर्य ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो परफेक्टली काम करता है। उसी दिन उसी क्षण वो वहीं उसी अवस्था में होता है जहां एक साल पहले था। और इसी आधार पे मैं कहता हूं कि एक समय था, मैं भी जवानों की तरह बातें करके क्या है रोज पैदा होते हैं, क्यों बर्थडे मनाना, बकवास बात है। नहीं, कोई भी ग्रह आपका वहां ना हो जिस दिन आपका बर्थडे होता है, भले ही कोई प्लैनेट वहां पे ना हो, लेकिन जिस क्षण आप पैदा हुए थे उस क्षण सूर्य वहां उपस्थित था, और वो अगले साल उसी दिन उसी क्षण वहां उपस्थित होगा। और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, तो अपनी आत्मा के लिए इंसान को बर्थडे मनाना चाहिए। अच्छा, मैं आज यहां पे इसलिए ये बात कही। तो बृहस्पति किस पे काम करेगा? टाइम की पंक्चुअलिटी। तो आंख बंद करके जितने भी लोग मेरे पास आते हैं या आना चाहते हैं या आएंगे या कोई देख रहे हैं, तो मेरी दो ही शर्तें होती हैं। यदि आपको मुझ पे पूर्णता विश्वास है तो आप इलाज में आगे बढ़ें, और दूसरी चीज ये है कि आपको टाइम की पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी। जो हम समय निकाल के देंगे उस पर आपको काम करना होगा। नहीं, दो चीजें तो आपने बता दी, आगे ज्योतिष और हाइड्रोजन। आगे भी बढ़ रहे हैं तो विश्वास तभी आएगा, पहले बता दे पूरा। देखिए, जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका विज्ञान बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब ये हमने थेरेपी का खोज किया तो उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ रहते थे जिन पे ये काम चल रहा था। अब देखिए, साधक बच्चे हैं हमारे साथ रहते हैं, और सन्यासी सबसे ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो हमारे साथ के बच्चे थे कि जिन्होंने देखा कि सब लोग ठीक होने लगे, सबकी प्रॉब्लम, किसी को पाइल्स, किसी को कुछ, सब ठीक होने लगे बड़े झटके से। मैं उनको बता रहा था कि ये लो, और वो ठीक हो रहे थे। लेकिन एक घटना और घट रही थी इस खोज के दौरान। वो घटना ये थी कि कुछ बच्चे, उन्हें ये था कि हम भी जाके अपने तरीके से ले लें, स्वामी जी को नहीं बताते हैं। कुछ लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। उनके साथ वो काम करना बंद कर दी। उनको उसके कोई इफेक्ट नहीं हुए, कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो बड़े परेशान थे, कहते थे स्वामी जी आप बोलते हो तो ये काम करती है, आप नहीं बोलते हो तो ये काम नहीं करती। मैं कहा ये तो एक प्रॉब्लम है, फिर तो ये साइंस नहीं हुई, फिर तो ये चमत्कार हो गया। हाँ, पासवर्ड बताइए। हाँ, तो चमत्कार तो फिर नहीं चलेगा, हमें तो साइंस डेवलप करनी है। हाँ। जो काम आ सके। तो साइंस के हिसाब से ही फिर आगे बढ़े, और फिर हमने कहा कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें, ये ऊर्जा है, हम इसको सही दिशा में कैसे भेजें और सही काम कैसे करें। तो ज्योतिष से हम गणना करके, और उसके बाद आया राग। अच्छा। तो हमने फिर राग का तीसरा इस्तेमाल इसमें होता है। 4 पिलर हैं इसके, जिसमें तीसरा पिलर राग है, राग चिकित्सा। अच्छा। तो राग बहुत प्रकार के होते हैं, हर ग्रह के हिसाब से राग होते हैं। ग्रहों के हिसाब से कौन सा ग्रह, कौन सा राग कौन से ग्रह को शांत करेगा, उसको सही दिशा में ले जाएगा, ये राग होता है। और वो राग जो है, सही ढंग का चुनाव करना और किस व्यक्ति को कौन सा राग देना है, ये एक साइंस हमने बनाई। अच्छा। तो आपकी बीमारी, उसको चूज करना, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में देना, किस वक्त पे देना, वो वक्त आपके लिए हीलिंग
टाइमिंग हो वो ज्योतिष के हिसाब से तय होता है, और उस वक्त में कौन सा रागा आपकी बीमारी के हिसाब से कौन से ग्रह की है, क्या उससे मैच करता है या नहीं करता है, ये सारी साइंस उसमें हमने खड़ी की है। और रागा के संबंध में भी खोज है, जैसे मैंने कहा कि मैं चारों चीज़ों के संबंध में आपको रिकॉर्ड दे दूंगा और लोग खोज कर सकते हैं। रागा के संबंध में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने खोज की है। जैसे ज्योतिष के संबंध में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जर्मनी में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जर्मनी काम कर रहा है ज्योतिष के ऊपर, और पूरे दुनिया में 3-4 हज़ार से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ज्योतिष पढ़ाया जाता है और बहुत शोध हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पे ज्योतिष बहुत हायर लेवल पे चला गया है। मनोवैज्ञानिक भी अपनी बात को 100% नहीं सिद्ध कर सकते किसी के ऊपर, उन्हें समझने के लिए बहुत काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन ज्योतिष में एक आदमी को देखे बिना ही उसका मनोविज्ञान समझा जा सकता है, तो ज्योतिष एक नेक्स्ट कदम पे चला जाता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन पे जापान में बहुत काम हुआ, चीन में बहुत काम हो रहा है, और अब ये दोनों देश ऐसे हैं जहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन मशीन हो ना हो, हाइड्रोजन मशीन होती है। एम्बुलेंस में हाइड्रोजन मशीन होती है। और चीन तो इस स्तर पे भी जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग्स पे पूरी बिल्डिंग पे 50-50, 100-100 करोड़ रुपए के प्लांट लगा के वहां के हर व्यक्ति को हाइड्रोजन मिले, ऐसी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन इसे मैं कहता हूं कि किसी भी चीज की गलत तरीके से अति कर देना। गुरु का आशीर्वाद पर्याप्त है, गुरु को जबरदस्ती पकड़ के हाथ सर पे नहीं रखवाना पड़ता। बृहस्पति इसीलिए कंट्रोल में नहीं आ रहा है इनके, बृहस्पति को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मैं खुद एक आध्यात्मिक गुरु भी हूं, धर्म के रास्ते पे चला हूं, और मैं समझता हूं गुरु किस प्रकार के मूड रखते हैं। तो गुरुओं को किस प्रकार, गुरु ऊर्जा को किस प्रकार बैलेंस किया जा सके, आशीर्वाद के योग्य बनाया जा सके, ये कला मैं जानता हूं, और इस कला में मैं उपयोग करता हूं रागा का। इस कला में अब ये बिल्कुल कैसी कला है इसको समझ लीजिए। सामान्यतः डिटॉक्सेशन के तहत ये बॉडी में आपकी जाके हाइड्रोजन काम करेगा डिटॉक्स के रूप में, और वो आपके शरीर से पानी के रूप में निकल जाएगा, डिटॉक्स हो गई बॉडी। लेकिन जैसे मैंने कहा, किसी के सेल्स में प्रॉब्लम, किसी और चीज़ों में प्रॉब्लम, उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे आप मेरी बात को समझने के लिए एक टेक्नोलॉजी है नैनो पार्टिकल्स की। वो कहते हैं कि नैनो ट्रीटमेंट्स आगे चल के होंगे लोगों के, जब एक इंजेक्शंस में आदमी के शरीर में नैनो पार्टिकल डाल दिए जाएंगे जो एक तरीके के कंप्यूटर्स होंगे, और वो नैनो पार्टिकल्स को डालने के बाद बाहर लैपटॉप पे बैठ के और एक कहा जाएगा कि जाइए इनके हार्ट पे और जो भी एक्स्ट्रा फैट हो वो आप उसको खा लीजिए, और वो वहां जाके खा लेंगे, बाद में वो बाहर निकल आएंगे जी। तो ये नैनो की जिस तरीके की टेक्निक है, ऐसे ही आपके हाइड्रोजन सेल को हम मैनेज करते हैं। उन्होंने कहा कि घुटने में प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे रागों का इस्तेमाल करेंगे जो घुटने की तरफ उसकी ऊर्जा को लेके जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे होता है? तो मैं आपको बता देता हूं। अभी आप बैठे हैं, मैं आपसे कहूं गर्दन हिलाएं ऐसे करके, तो आप मेरी बात पे ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। लेकिन मैं आपकी गर्दन हिलवाना चाहूं और आपको बताना भी ना चाहूं, तो मुझे यहाँ पे सितार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लूट के साथ। अपने आप झूमेंगे, वो स्वतः आ जाएगा, आ जाएगा। अब म्यूजिक है लेकिन गर्दन पे काम कर रहा। हाँ। पायल बजाएं, पैर थिरकेंगे, ढोलक बजाएं, हिप चलेंगे। आपके शरीर के हर अंग के हिसाब से एक रागा है, और हर अंग के नहीं, आपके ब्लड सेल का भी रागा है, आपके जीन कोड का भी एक रागा है, जो आपके जीन कोड तक पे जाके चेंजेस करता है। अभी हो सकता है मेरी इस बात को अतिशयोक्ति मान लें वैज्ञानिक, कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूं खोज करिए, आप क्यों इतनी जल्दबाजी में मुझे अपमान कर रहे हैं? नहीं, मेरे प्रश्न तैयार होना है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप बोल लें पूरा। तो पहला ये कि इसमें इस तरीके से हम रागा के माध्यम से उस ऊर्जा को उस दिशा में भेजते हैं जिससे जल्दी परिणाम आते हैं, जिससे बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। वो उसी खास पार्ट को डिटॉक्स करता है जाके। और चौथी चीज है आपकी योग निद्रा। योग निद्रा, योग निद्रा। अच्छा। योग निद्रा के संबंध में भी बहुत शोध हुई है, और अमेरिका में सबसे बड़ी शोध सैनिकों के ऊपर हुई। उनका जो डिपार्टमेंट है सैनिकों का, वहाँ योग निद्रा विशेष रूप से
एक्सेप्ट की गई है और 100% शुद्धतम रूप से ये माना गया है कि तनाव के सबसे ज़्यादा शिकार सैनिक होते हैं, बहुत तरीके के दबाव में वो जीवन जीते हैं। योग निद्रा से गुजरने के बाद वो बहुत अच्छी रिलैक्स को, शांति को उपलब्ध होते हैं, जिसमें लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की समस्या ये दूर होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ये 4 चीज़ें हैं। तो इन चारों चीज़ों का उपयोग करके हम लोगों को शरीर में उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं। वही बढ़ा हुआ ऊर्जा का स्तर उनके शरीर में जो भी व्याधियां हैं उसको ठीक करने का काम करते हैं और हम कम से कम शरीर के किसी हिस्से को मान के हम मनुष्य का इलाज नहीं करते, हम संपूर्ण ऊर्जा पे काम करते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा बढ़ाने का काम करेंगे। आपके शरीर में जहां देखिए, जैसे यहाँ पे है, अगर ऑक्सीजन होगी तो कोने कोने में होगी। वो विशेष रूप से नहीं है कि ऑक्सीजन यहाँ है वहां नहीं है, वो होगी तो सब में होगी। तो ऊर्जा है, होगी तो सब में होगी, वो सब दिशा में काम करेगी। और ऊर्जा नहीं होगी तो किसी दिशा में काम नहीं करेगी। ऊर्जा नहीं होगी तो सब चीजें कमजोर पड़ने लगेंगी। जब सब चीजें कमजोर पड़ने लगेंगी तो आप और कमजोर पड़ने लगेंगे। ऊर्जा अच्छी होगी, सब चीजें ताकतवर होने लगेंगी। जब सब ताकतवर होंगी आप ज्यादा स्वस्थ होने लगेंगे। तो मेरी तरफ से ये 4 ऊर्जाओं से मिलके हमने एक अपनी इमारत खड़ी की है, जिसके माध्यम से हम शरीर को ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी काम परमात्मा का है और शब्दों से हमारे जुबान पे ताले डाले गए हैं अदालत द्वारा कि हम ये कह नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। ज्योतिष क्या करती है, क्या देखते हैं? रोग देखते हैं, कौन से रोग में कौन सा ग्रह है। तो ज्योतिष का आधार तो ये है कि वो भाई बताएगा कि अगर ये आपकी बीमारी है तो इस पीरियड से ये बड़ा ख़राब समय है, इसमें बच के रहो, और बीमारी हो गई तो ये ठीक हो सकती है नहीं। ये प्रिडिक्शन करने का ज़्यादातर तक काम ज्योतिष करते हैं। बिल्कुल। अब ज्योतिष का रोल आपने बताया, मोटे मोटे तौर पे समझाया, लेकिन बीमारी अगर मैं पूछूं कि एक डायबिटीज़ का मरीज़ आ रहा है, एक कैंसर का मरीज़ आ रहा है, तो क्या देखेंगे ज्योतिष के आधार पे? और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको ये भी अनुभव हो गया हो कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा भी हुआ है कि आप सारे ही जो भी आएगा उसका स्वागत है और सबको दो तरीके के केस हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहे। एक तो कुछ लोग ऐसी अवस्था में हमारे पास पहुंचे जब बिल्कुल उनकी ऊर्जा का और सब स्तर, सारे ग्रह बिल्कुल शांत हो चुके थे और बचने का कोई उपाय नहीं था। अभी रिसेंटली एक केस आया था, आर्मी ऑफिसर थे, 2 साल पहले से उनका केस आया था, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ से कराना नहीं सही समझा और वो अपने चलते रहे। उन्हें लगा अब ठीक हो जाएंगे और हमने कहा था कि आपके लिए दिक्कत का समय आगे है, अगर आप अभी से चलते हैं तो काम हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल पड़ेगी। फाइनली उनका तब आया जब वो आईसीयू में थे। अच्छा। उनकी वाइफ कह रही थी कि अभी भी कुछ हो सकता हो। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं, अब आप करना भी चाहेंगे तो ग्रह स्थितियां ऐसी हैं कि काम नहीं करने देंगे। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो आपको मानने नहीं देंगे वो बातें जिससे ये थोड़ा बहुत आगे लाए जा सकते हैं। ये भी स्पष्ट लिख रहा है। और मैंने उनको डेट बता दी थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में शरीर शांत हो जाएगा। तो अब अंतिम वक्त में इनके यात्रा की तैयारी करें, ये बता दिया था। और उन्होंने बताया कि हाँ उसी समय में वो गए। तो वैसे क्या बीमारी क्या थी उनको? उनको लीवर सोराइसिस था। लीवर सोराइसिस था। और बस लीवर सोराइसिस था। वो ड्रिंक भी बहुत करते थे। हाँ, तो ठीक हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी और मैंने उनको कहा था। लेकिन वो आर्मी के ऑफिसर थे और उनको शायद इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था। उनकी पत्नी लेके आई थी उनको मेरे पास। पत्नी उनकी बिलीव करती है कि सखा जी जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो फाइनली उनके साथ जो भी हुआ, तो ऐसे 4-5 केस मेरी लाइफ में आए जिनको हम लास्ट मोमेंट पे थे और मना करना पड़ा कि नहीं कर सकते। तो अगर मैं परसेंटेज आपसे पूछूं कि इतने सालों से आप ये कर रहे हैं तो 100 में कितने लोग रहते हैं जिनको मना कर देते हैं? परसेंटेज की भाषा में बात करना नहीं, लेकिन मैं 2 बातें जो कहीं, यदि विश्वास के साथ शुरू किया गया है और टाइम की पंक्चुअलिटी मानी है, जिन्होंने भी, ये मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने भी मानी है वो सब ठीक हुए। अच्छा। क्रिटिकल से क्रिटिकल। लेकिन आपने टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, या आप लेजी पड़ गए, आपने श्रद्धा में ढील दिखाई, या बोला, तो जैसे कई लोग समझते हैं
कि हम कोई आशीर्वाद देंगे उससे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो भगवान राम जो हैं वो लक्ष्मण के इलाज के लिए हनुमान को भेजते नहीं, वो आशीर्वाद दे के ठीक कर लेते। हाँ, वो तो भगवान थे, वहीं पर हो जाता। बिल्कुल, लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के प्रोसेस और साइंस का प्रोसेस। बिल्कुल साइंस का, देखिए पहले साइंस का प्रोसेस नहीं है, हाँ, प्रोसेस नेचर का है। हाँ, साइंस का काम है उस नेचर से वो चीज खोज के लाना। गलती हम ये करते हैं, हम नेचर को छोटा मानते हैं, साइंस को बड़ा मानते हैं। तो कहते हैं ये तो साइंस है, नहीं, दिस इज नेचर। वो नेचर है, साइंस ने उसको पहचाना है। बस साइंस का यहां पे काम है कि उसको पहचान लिया। आपके पेट की पाचन क्रिया को उसने पहचान लिया, ये उसका साइंस है। लेकिन पेट की पाचन क्रिया तो नेचर है ना। उसने ये तो पहचान लिया कि एक पानी को अगर तोड़ोगे तो HO2 और ऑक्सीजन इस तरीके से निकलेगा। लेकिन दोनों को जोड़ के पानी नहीं बना पाया आज तक कोई वैज्ञानिक। वैज्ञानिक ये तो कहता है कि खून में ताकत होती है, रोटी से खून बनता है। लेकिन दुनिया की सारी मशीनें लगा के एक रोटी का खून बना के दिखा दो नहीं बना सकते। नेचर के संबंध में साइंस ने कुछ भी डेवलप नहीं किया, नेचर से मात्र लिया है। हम रिप्रोडक्ट कर रहे हैं चीजों को। हम इसीलिए कहते हैं ना कि आपने खोजा, साइंटिस्ट खोज है, खोज लिया। लेकिन खोजा तो जो था, जो है नहीं उसे खोज के कैसे दिखाओगे? वो नेचर में है, इसलिए आप खोज पाते हो। अच्छा, ये प्रोसेस क्या, मतलब आप अपने यहाँ पे बुला के करते हैं, पेशेंट को आना पड़ता है? इसके दो प्रोसेस हैं, क्योंकि देखिए मेरा मानना था और मैं ये मानता हूं, ये मेरे गहरे मानना है, और मैं कल भी एक चर्चा के दौरान मैंने कहीं पे बात कही थी और आज भी कह रहा हूं उस चीज को। जीवन की सभी बहुमूल्य चीजें आपको एफर्टलेस उपलब्ध होती हैं। अच्छा, सभी बहुमूल्य चीजें। और जीवन की सभी मूल्यवान चीजें आपसे से ज्यादा एफर्ट मांगती हैं, जो आपके लिए मूल्यवान है लेकिन मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान से ज्यादा बहुमूल्यवान मैं बोलता हूं। जैसे आपकी सांस आप ले रहे हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, आप कोई एफर्ट नहीं करते इसके लिए। लेकिन अगर मैं कहूं अभी 3 घंटे आप एफर्ट करिए, इसको सांस लीजिए, तो 3 घंटे आप ले नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और बिना एफर्ट के इतने सालों से चल रही। हाँ, आपकी सभी बहुमूल्य चीजें बिना एफर्ट के मिलती हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा, इंसान को विज्ञान का उपयोग अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए करना चाहिए। एक व्यक्ति 8 घंटे खेतों में काम करता है, ट्रैक्टर से वही काम आधे घंटे में होता है, तो 7.5 घंटे का उपयोग उसको अपने जीवन की और चीजों में करना चाहिए। और वो उपयोग धर्म है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत में इतने सारे अध्यात्म क्यों पैदा हुआ? उसका कारण यहाँ की जलवायु है। अभी आदमी बरसात में है, पानी बरस रहा, बैठा हुआ, थोड़े दिनों बाद ठंड हो जाएगी, ज्यादा ठंड हो गई, बैठा हुआ, थोड़े दिनों बाद गर्मी हो जाएगी, ज्यादा गर्मी, फिर बैठा हुआ। जो आदमी जितना बैठा रहेगा उतने अंदर से उसके जो है क्वेश्चन उठेंगे, वही क्वेश्चन उसे धार्मिक बनाएंगे। पश्चिम में एक ही सा मौसम होता है, या गर्म या ऐसा। इन दोनों मौसमों में उसके पास एक ही चीज होती है कि वो उसको कुछ ना कुछ एफर्ट करे। इसीलिए पश्चिम खोज की दिशा में, बाहर की दिशा की खोज में आगे बढ़ गया। अब उन्होंने गर्मी ठंड से बचने के लिए इतने खेल कूद और सब बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, काम किया कि वहां पे बाहर का डेवलपमेंट बहुत हुआ, यहाँ अंदर का डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो नेचर ने, अगर विज्ञान ने हमको 8 घंटे खेत में काम करने का काम 1 घंटे ट्रैक्टर ने कर दिया, तो बचे हुए 7 घंटे हमको प्रभु भजन में लगाने चाहिए और खोज में लगाने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हम 7 घंटे इस बात में लगाते हैं कि हम ट्रैक्टर के अलावा भी एक मर्सिडीज ले लें। ये दुर्भाग्य की बात है। तो अब आप पूछते हैं कि हमारी इस प्रक्रिया का तरीका क्या है, यहाँ आके कि वहाँ घर पे। तो हमने इसको सहजतम बनाया। 2 चीज़ों पे हम काम करते हैं कि एक तो एफर्टलेस हो, ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। तो वो थेरेपी हमारी पूरी डिज़ाइन ऐसी है जिसमें सिर्फ आपको लेना है हाइड्रोजन और आपको हम रागा देंगे, वो आपको सुनना है। तो इसमें आपको ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब कई लोग होते हैं कि उनका काम ना छूट जाए, यहाँ आएंगे थेरेपी कराने। तो अगर किसी का कम दिनों का निकलता है, जैसे 10-20 दिन, महीने भर,
तो मैं बोलता हूँ आप यहाँ आके भी करा सकते हैं अगर इतना समय निकाल सके। और यदि इतना समय नहीं निकाल सकते तो आप घर रह के भी इलाज करा सकते हैं उसके लिए भी, क्योंकि हमारी थेरेपी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरा होना ही ज़रूरी है। मैं तो उसकी स्टडी करके उसको रागा निकाल के और टाइमिंग निकाल के दूंगा, बाकी वो मशीन है जो उसको दी जाती है। तो बस इस तरीके से आप इस पैथी का उपयोग अपने घर रह के भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो आप देते हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, आप इसकी पूरी स्टडी पढ़ सकते हैं इस किताब से लेके, और पूरी दुनिया के जिन जिन मुल्कों में इस पे खोज हुई है उसमें कि हाइड्रोजन का साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक और बात बता दूं, हाइड्रोजन को अभी तक मेडिकल साइंस ने मान्यता नहीं दी। अब ये रीजन है और वो भी इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब के ही डॉक्टर कहते हैं कि पूरी दुनिया में खोज होने के बाद, ये सिद्ध होने के बाद कि ये बहुत लाभकारी है, लोगों को लाभ पहुंचाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया और उसका कारण है सिर्फ इतना। ये वो बोलते हैं डॉक्टर, उनका नाम इसमें है, वो बता दूंगा आप। मार्क साइरस। नहीं, ये इसके अलावा उसमें भी डॉक्टर कुछ एक दो लोग अपनी राय दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इसलिए किन्हीं कंपनियों ने इसको सपोर्ट नहीं किया आगे बढ़ाने में क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और किसी गैस को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, और जिसको पेटेंट नहीं कराया जा सकता उससे लाभ नहीं कमाया जा सकता। अच्छा, दिस इज द साइंस। गैस को पेटेंट नहीं करा सकते। हाँ, गैस को पेटेंट नहीं करा सकते। तो इसलिए इसको हमेशा ही साइड कर दिया गया कि ये तो सबका धंधा खा जाएगी। पूरी मेडिकल इंडस्ट्री अगर हाइड्रोजन को स्वीकार करेगी तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में जितनी प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है दूसरी कोई चीज मौजूद नहीं है। और रागा का जो आपने बताया वो क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत? बिल्कुल, उसके लिए रागा के लिए और बीमारी के हिसाब से अलग अलग राग होते हैं या सबके लिए? देखिए, राग ग्रह के हिसाब से होते हैं। अच्छा, ज्योतिष निर्धारित करेगी। वो ग्रह के हिसाब से होते हैं और कई बार ग्रहों के कॉम्बो होते हैं उनके हिसाब से। जैसे मैं आपको एक बहुत अपने यहाँ केस आया था, बड़ा प्यारा सा, उसको हमने काम किया। एक केस ऐसा आया था, एक बच्चे का नॉर्मल सा था कि वो कमजोर हो रहा था, उसको खाना नहीं लगता था, उसका पेट खराब रहता था, तो जो भी खाता था फ्लैश हो जाता था, तो उसमें ताकत बनी नहीं पा रही, सूखता जा रहा था। तो लेकिन जब जब वो कुछ संकल्प लेता था कि मैं इसको ये अच्छा हो जाए, तब तब कुछ ऐसा होता था, उसका रिलेशन खराब हो जाता था। उसका मतलब जिसको वो प्रेम करता था उससे उसका रिलेशन खराब हो जाता था। उसने ये बात नोटिस की कि रिलेशन ठीक करता हूँ पेट खराब हो जाता है, पेट ठीक करता हूँ रिलेशन खराब हो जाता है। किस पे ध्यान दें? अब ये मेरे पास केस आया, रिलेशन खराब की पेट खराब, अब ये क्या करें? मैं आपको बताऊं कि मैं भी, क्योंकि पेट खराब की बात, अब रिलेशन पे मैं क्या ध्यान दूं? मैंने स्टार्टिंग में पेट पे ध्यान दिया। अब पेट जो खराब होता है वो खराब होता है सूर्य की वजह से। अच्छा, तो उसकी जब ग्रह दशाएं देखी तो उसकी दो खराब थी, सूर्य और शुक्र एक ही उसमें बैठे हुए थे। जैसे मैंने कहा शुक्र के साथ हनुमान जी बैठ जाएं तो रिलेशन खराब करा देते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र साथ साथ बैठ जाएं तो पेट भी खराब कर, जब जिसका वक्त आएगा कभी पेट खराब करा देगा, फिर इसका वक्त आएगा वो तुम्हारा रिलेशन खराब करा देगा। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब वो फंस गए थे इस तरीके से ग्रह। अब मैंने सोचा पेट पे काम करना है, अब उसके पेट पे काम किया और वो पेट पे काम करते थे, लेकिन उसको रिलेशनशिप की भी थी। अब वो तो मुझसे बड़ा भावुक होके बोले। अब क्योंकि मैं एक सन्यासी का हृदय भी रखता हूँ, बहुत भावुक हो जाए स्वामी जी मेरा रिलेशन। अच्छा, जब वो रिलेशन पे ध्यान देने लगे तो इधर ठीक हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को मैं कैसे ठीक करूं, क्योंकि एक तरफ शुक्र का मामला है और एक तरफ जो है सूर्य का मामला है। ये मेरे लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसों में रहा। मेरे लिए कैंसर ये सब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे। मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड ये रहा कि इमोशन और इसको कैसे मैं हैंडल करूं। हमारी उस समय ज्योतिषों की टीम थी और रागा वालों की टीम थी, और हम उनसे जब चर्चा करते थे तो मैं कहता था कि इसको कैसे, और वो कहते थे इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके। फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे विचार आया। मैंने कहा कि सूर्य भी एक ऊर्जा है, शुक्र भी एक ऊर्जा है। घर में दो बच्चे हैं, दोनों ताकतवर हैं और दोनों लड़े पड़े हैं, इनको कौन सुधारेगा? तो मुझे आया इनको मां सुधारेगी। तो फिर मैंने चंद्र, सूर्य और उसके साथ शुक्र, तीनों के रागों का कॉम्बो बनवाया।
नया राग तैयार कराया? बिल्कुल। अच्छा। और मैंने फिर उसको वो दिया, then all is good। अरे वाह। शरीर रूप से भी वो स्वस्थ है, हाँ, रिलेशन भी अच्छा। वाह। अब ये थोड़ा सा क्या है, मैं थोड़ा सा क्योंकि किताबों में कम जिंदगी गुजारी है तो मेरे देखने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। तो जो शास्त्रों को बहुत ज्यादा पढ़े और ज्ञानी थे वो यहाँ फंस रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस पे कौन सा राग दें। लेकिन शायद यहीं पे कहते हैं कि एक हीलर, एक हीलिंग एनर्जी एक डिफरेंट तरीके से चल के भी उस रास्ते को खोज सकता है जो आपको सामान्य दृष्टि से नहीं दिख रहा। तो शायद मेरी ऊर्जा इसी के लिए बनी है। सबके बीच राग हैं, सबके बीच ज्योतिष है, सबके बीच हाइड्रोजन है, योग निद्रा है, लेकिन इनके माध्यम से मैंने इलाज खोज लिया। ये बिल्कुल वही बात है कि आपके घर में चाकू है, सब्जी काट रहे हैं, उसी चाकू से किसी ने ऑपरेशन खोज लिया। दृष्टि की बात है। और स्वामी जी, योग निद्रा की जो बात करी आपने, तो योग निद्रा क्या मतलब सामान्य भाषा में एज ए लेमैन हम लोग देखें? सामान्य भाषा में अगर हम बात कहें तो मनुष्य के अंदर 3 तरीके की लेयर होती हैं। कोई भी मनोवैज्ञानिक इसको आसानी से समझ सकता है। अच्छा। सबसे पहले चेतन, अचेतन और अवचेतन। अचेतन, अचेतन, अचेतन और अवचेतन। अवचेतन। तो बहुत सी दिक्कतें अवचेतन से आती हैं, बहुत सी दिक्कतें जो हैं आपके अचेतन से आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आपके चेतन मन से आती हैं। अवचेतन और अचेतन में फर्क बता दीजिए। समझ लीजिए, जैसे कि अभी आप बैठे हैं, हम लोग बात करते हैं, ये चेतन है। अच्छा। अब इस बात में ये यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, वहां पे वो एक ग्लोब रखा हुआ है, फिर आप नींद में सो जाते हैं। तो हमारी आंखों ने इस समय बात के दौरान ये चित्र तो देखे, लेकिन इन चित्रों को हमने गौर नहीं किया, इनकम्प्लीट थे। तो रात की नींद में हमारा शरीर हर उस अधूरी चीज को, उन फाइलों पे वर्क करता है जो फाइलें हम दिन में पूरे तरीके से देख नहीं पाते। इसीलिए स्वप्न आते हैं। तो हो सकता है रात में एक स्वप्न बन जाए जिसमें गणेश जी पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अवचेतन हो गया। ये अचेतन है। अचेतन, चेतन, अचेतन, आपका अचेतन। अब ये अचेतन आपके चेतन के साथ भी काम करता है। ये बहुत और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये भी काम करता है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो बात करते करते आप एक तरफ बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि अब मुझे अगला टारगेट इन पे क्या करना है, अटैक क्या करना है, प्रश्न क्या करना है। वो भी अचेतन का पार्ट है। लेकिन सामान्य दृष्टि मैंने सहजता से बता रहा हूं। तो एक तो ये चेतन हो गया, रात में हम सोते हैं, ये अचेतन हो गया। लेकिन एक अवचेतन है। अवचेतन में हमारे पुनर्जन्म की स्मृतियां या बहुत गहरे में हमें जो आघात हुए हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये 3 लेयर्स हैं। कभी कभी हमें ऐसे सपने आते हैं जो हमें फोरकास्ट की तरह काम करते हैं। जैसे नास्ट्राडामस को सपने आते थे और वो उसको लिख देता था और वो भविष्यवाणियों के रूप में उससे प्रचारित हुई। तो वो तीसरा लेयर होती है। तो ये 3 लेयर में जो है काम होता है। अब योग निद्रा क्या करती है? योग निद्रा एक तरीके से आपको चेतन को सीधे सीधे अवचेतन से जोड़ सकती है, बीच के अचेतन को हटा के। और किसी की कमांड यहाँ पे काम नहीं करती। वो बहुत एक बड़ा साइंस है। उस पर शायद मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात है योग निद्रा। सुनने में बहुत शब्द लगती है, योग निद्रा, लेटो सो जाओ, ऐसा नहीं। अभी जो योग निद्रा की जाती है, जिसपे साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत फायदेमंद है, अमेरिका की पूरी आर्मी इसको फॉलो करती है, ये बिल्कुल योग निद्रा का ए भी नहीं है जो उनको इतना फायदा कर रहा। अगर पूरे तरीके से योग निद्रा की जाए, जिसकी मैं बात करता हूं, तो वो योग निद्रा अपने आप में पर्याप्त है आपके सभी तरीके के कष्ट दूर करने के लिए। सभी तरीके के कष्ट दूर करने के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल वो बात है कि अभी आपकी जिंदगी के दुख इसलिए हैं क्योंकि आपने अपनी ड्राइविंग सीट पे एक व्यक्ति बैठा रखा है जिसको हम चेतना कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसे स्टीयरिंग नहीं पकड़वाते, उससे केवल एक्सीलेटर पे पैर रखवाते हैं। स्टीयरिंग हम खुद चला रहे हैं। एक ऐसा ड्राइवर जिसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है,
मनुष्य ने खुद स्टीयरिंग संभाल रखा है। और मैं कह रहा हूं योग निद्रा की परम अवस्था अगर जहां पे आती है, वहां पे आत्मा के हाथ में शरीर की कमांड आ जाती है। तो आत्मा ड्राइव करती है कि इस शरीर को कैसे चलना चाहिए। लेकिन आज के युग में सभी लोग शरीर के माध्यम से डिसाइड कर रहे हैं कि आत्मा को कैसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ड्राइवर के हाथ में ही गाड़ी अच्छी लगती है, एक्सीलेटर भी वो अपने तरीके से दे और अपने तरीके से ड्राइविंग सीट पे भी बैठा हो। लेकिन हम लोग केवल एक्सीलेटर, हमें तो आत्मा इतनी चाहिए कि हम जिंदा रहें, करें हम अपने मन की सारा गड़बड़। अब आत्मा अगर ड्राइविंग सीट पे होगी और उसके हाथ में स्टीयरिंग होगा तो आप अतिरिक्त भोजन नहीं कर सकते। जहां आपके पिंड भरा वहां आप भोजन छोड़ देंगे, 2 टुकड़े भी छोड़ देंगे, 2 रोटी भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप मनुष्य के तरीके से चेतन मन से चल रहे हैं तो चेतन मन कहेगा रोटी छोड़ना पाप है। गुरु जी ने बताया था, हौंक लो। लेकिन चेतना कहेगी रुको, कोई पाप आप नहीं होता, शरीर ले नहीं सकता, दो मत। तो वो खुद एक सेल्फ डिफेंस है, एक एंटीवायरस के तरीके से काम करती है। तो योग निद्रा एक अलग आयाम की बात है। चलिए, आपने 1-2 केस भी बताए। अभी बात कर रहे हैं कि बीमारी है और उसका एक इलाज है। लेकिन एक केस आपने मुझे बताया था कि एक पेशेंट ऐसा भी आया जिसको संतान नहीं हो रही थी और सारे ट्रीटमेंट वो करा के आए थे, IVF वगैरह भी करा चुके थे। तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ संतान नहीं हो रही थी, तो कुछ कमी हो सकती है। यहाँ पे कैसे काम किया आपने? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उनके जब ग्रहों की स्थितियाँ हमने देखी थी तो उनके ग्रहों की स्थिति में ये आया था कि बृहस्पति और शुक्र का ही वहाँ पे भी आया था। बृहस्पति और शुक्र भी अगर गलत तरीके से मतलब मिल जाएं तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बाधक बन सकते। बृहस्पति और शुक्र अच्छा। कंडीशनल है। अब केवल इतनी सी बात से नहीं पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्बो कभी अच्छे भी बन जाते हैं कि नहीं सही घर में बैठे हो, गड़बड़ भी। तो आपको जब वो पति पत्नी आए थे, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, लड़के के अंदर बृहस्पति के बहुत अच्छे गुण थे। लड़का मुझे बहुत अच्छे ढंग से मानता था गुरु के रूप में। बृहस्पति के गुण थे, लेकिन उसके अंदर शुक्र कमजोर था। उसकी वाइफ के अंदर जो है वो बृहस्पति बहुत कमजोर था। अब देखिए, एक कितनी गजब की बात है। मेडिकल साइंस पहले लिखी गई या फिर ज्योतिष पहले, ये तो आप बता सकते हैं? हाँ, ज्योतिष पहले ही। ज्योतिष पहले जी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को बहुत पहले लिख दिया गया था कि शुक्र ग्रह जो है वो सेक्स से रिलेटेड भी काम करता है। शुक्र के अणु अगर आपके अंदर कम हैं तो आपके अंदर बच्चा नहीं पैदा करने की संभावना है। और यही मेडिकल साइंस भी कहता है, यदि शुक्र अणु आपके कम हैं तो आप बेबी नहीं हो सकता। तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसी बात कि मेडिकल साइंस ने बड़ी चोरी की है। ये ऐसा मुझे लगता है। हाँ। तो खैर, मैंने उन दोनों के केस पे जब काम किया तो आप विश्वास मानिए, जब वो लड़का था वो मुझे मानता था एक गुरु के रूप में, अच्छे रूप में, लेकिन वो लड़की हमेशा एक नाक सिकोड़ के बैठे रहती थी, वो नहीं मानती थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर और ये सब चीज़ की। हाँ, टाइमली पंक्चुअलिटी वो मांगते थे क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं, पैसा खर्च हुआ है, न्यूजीलैंड से आए थे। तो उस कंडीशन में उन दोनों ने वो मेरी मानी और मैंने उनकी एनर्जी को इस ढंग से खड़ा किया कि लड़के के अंदर शुक्र के अणु बढ़े, शुक्र की ऊर्जा को ऊंचाइयों तक ले गया और लड़की के अंदर बृहस्पति की ऊर्जा ट्रांसफर की, दोनों के अंदर आया। और अंत में जाते वक्त आप बड़े हैरान होंगे, अगर वो लड़का जो आया था उस दिन कैसे कपड़े पहने था और जिस दिन गया उस दिन कैसे कपड़ों की शॉपिंग की, आप साफ पता लग जाएगा कि आया था भक्त और गया था डिस्को। अच्छा। और वो लड़की जो कि शुरू में मुझे नहीं शायद अच्छा मानती थी, लेकिन गई तो वो बेटी पैर छू के गई। उसके अंदर से ये चीज़ आ चुकी थी। और उनका पूरा इंटरव्यू है, आप उसे सुन सकते हैं। जब उनका बेबी हुआ, स्वस्थ बेबी हुआ, इतना स्वस्थ बेबी हुआ कि न्यूजीलैंड के अंदर नॉर्मल डिलीवरी। और कितने दिन ट्रीटमेंट चला था? ट्रीटमेंट उनका लगभग 40। अब आप ये मत समझिए कि सबका 40-50 दिन ही चलेगा, किसी का कम भी हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे कई केस हमने किए हैं जिसमें बेबी नहीं हो रहे थे अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से, और उनके सबके बेबी हुए हैं।
अब ये तो एक वो थे जो इंटरव्यू भी देने को राजी हो गए, हर एक तो देने को राजी भी नहीं होता, और हम जोर नहीं देते। नहीं, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। आपने IVF का जो कराने के बाद भी कंसीव नहीं हुआ, और आपकी जो थेरेपी है उसको लेने के बाद में अगर हुआ, तो वाकई में उनके लिए तो बड़ी बात है। मैं अभी आपके सामने अगर आप प्रमाण रूप में चाहें तो मैं एकदम लाइव एकदम आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अच्छा। मेरी खुद की बेटी, अच्छा, जब ये थेरेपी हमने डेवलप की थी, उससे पहले उसका IVF से ट्रीटमेंट करके उसने अपने बेबी को हाँ। जन्म दिया। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उसके जो थे वो पॉलिप्स बनते थे, और उसको एक प्रॉब्लम लगातार चल रही थी, क्योंकि इतनी दवाइयाँ खाई थी, सब शरीर में दिक्कतें थी, और बिना दवाई के तो वो जीवन सोच ही नहीं सकती थी, और दर्द के साथ एक लंबा समय जी रही थी। तो सबसे देर में आपके घर वाले आपको मानते हैं, लेकिन फिर मेरी बेटी ने मुझसे कहा पापा इलाज करना है, और अब वो इलाज लेती है, और जब से उसने इलाज लिया है तब से आज तक दवाई नहीं खाई। जब से उसने इलाज लिया है तब से दवाई नहीं खाई, उसको कोई दर्द नहीं है, वो ठीक है। अगर आप कहें तो मैं अभी लाइव टेस्ट में आपके सामने उसे फोन मिला के पूछ सकता हूँ कि बताओ बेटा कैसा चल रहा है, और वो जो जवाब देगी वो आप मान लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने कहा और मान लिया मैंने। अब एक प्रश्न और आ गया, आपने कहा कि दवा नहीं खा रही है, तो बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस भी आते हैं जब डॉक्टर कहता है भाई दवा मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी बार की अगर दवा आपकी छूटी, उनका काम वो जाने। नहीं, तो वहाँ वो जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो आप उनकी दवा छुड़वाते हैं, या आप कहते हैं नहीं जो भैया ले रहे हो ट्रीटमेंट वो लेते रहो, हमारा अलग है। मैंने आपको आरंभ में ही एक बात कही कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं सन्यासी हूँ। धर्म में बहुत स्पष्ट तरीके से उल्लेख है, दो नाव पे पैर रखने वाला कभी पार नहीं होता। तो यदि आपको लगता है कि किसी की दवा सही कारगर काम करती है तो आप दवा खा के ठीक होइए। मैं तो कह रहा हूं कि आप मेरे पास आएगी। मैं तो एक बार भी स्टेटमेंट नहीं देता कि दुनिया के सभी लोग छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। मैं तो कहता हूं जब सब जगह से हार जाओ, अब सब करके देख लिया तुमने, ठीक है, सबके धंधे चल गए, तुमको कुछ लाभ ना हुआ, तब आ जाना, तब बात कर लेंगे। फिर जब तुम जान चुके हो कि दवाई खा ली थी, नहीं हुआ था, तो अब तो छोड़ने में कुछ नहीं है ना। और दवाई अगर फायदा ही कर रही है तो मेरा इलाज ले क्यों रहे हो? क्यों लेना है इलाज? चलिए, तो गुरुजी ठीक है, आपने जो पॉडकास्ट में भी बताया, लेकिन बहुत से सवाल और मेरे प्रश्न खड़े हो गए हैं, तो इसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा हो गया है पॉडकास्ट। हाँ, लेकिन ज्ञानवर्धन हुआ, और जो आपने 4 पिलर्स बताए अपनी थेरेपी के, तो वाकई ये बस हाइड्रोजन वाला मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप ये जो बुक आपने रखी हुई है जी, वो पूरा PDF हम आपको देंगे। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब भी उनमें जाइए, स्टडी करिए, और मैं आपको बता दूं कि जितना आप ज्ञान लेते हैं उतना ही ज्यादा आपकी समझ विकसित होती है श्रद्धा की तरफ जाने के लिए। क्योंकि अगर आपके अंदर समझ भी नहीं है तो आप किसी के प्रति श्रद्धा भी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका फिर से तिवारी जी टॉक शो में आने के लिए। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके भी सवाल होंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बिना सवालों के तो नहीं जा सकता है। लिखिए, कमेंट करिए, और मैं जरूर उसके उत्तर सखा जी से लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके, लाइक करके हमें बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।